नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 18 अक्टूबर 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के न्यूज एनालिसिस में। ये न्यूज एनालिसिस हम हिंदी में करते हैं। सेशन का पीडीएफ भी आपको हिंदी में मिल जाएगा। सेशन का पीडीएफ के लिए आप बोधा एस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, या आप चाहे तो टेलीग्राम में जाके बोधा एस सर्च करें तो आपको वहाँ पर चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये न्यूज़ हम डिस्कशन हिंदी में करते हैं, तो अपना आर्टिकल डिस्कस करते हैं। पहला जो आर्टिकल है, ये हम केरला में जो अभी बारिश हो रही है, बारिश के कारण जो वहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ है, और जानकारी दी गई है कि मौसम विभाग के तहत कि अभी और ज़्यादा हो सकती है। इससे 27 लोगों की मौत की भी खबर देखने के लिए हमें मिल रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ों को हम एनालिसिस करने का कोशिश करते हैं, इनमें क्या आता है। तो चलिए एनालिसिस वाला पीडीएफ पे चलते हैं। देखिए, आज 18 अक्टूबर है, तो ये जो केरला में है, केरल में बारिश हो रही है। बारिश होने के कारण यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ें जो समस्या निकल के आई है सामने, वो है भूस्खलन, लैंडस्लाइड। ठीक है, इंग्लिश में इसको लैंडस्लाइड बोलते हैं और इसको हिंदी में इसको भूस्खलन बोला जाता है। हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे भूस्खलन को। पहले थोड़ा सा न्यूज़ बैकग्राउंड देख लेते हैं, उसके बाद यही चीज़ चलती आ रही है कि बारिश होने से इनका अनुमान लगाया है। खासकर भारत मौसम विज्ञान विभाग, इन्होंने अनुमान जताया है कि अभी और ज़्यादा व्यापक बारिश हो सकती है। बुधवार से फिर से एक व्यापक बारिश करने का अनुमान जताया गया है। ठीक है, चलिए डिस्कशन अपना नोट्स की तरफ चलते हैं। नोट्स में क्या दिया हुआ है, नोट्स की तरफ पहले चीज़ें हम देखने की कोशिश करते हैं कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग क्या है। ये इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। ये जो काम करता है, भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करते हैं। इनका जो उद्देश्य होता है, इनका जो काम होता है, ये होता है कि मौसम को पहले अवलोकन करना, मतलब आप पूर्वानुमान लगाइए किस तरह से होगा। तो जैसे हमने देखते हैं कि आप देखते होंगे कि आपके मोबाइल में भी दिया जाता है कि बारिश कब होगा, आपके यहाँ पे धूप कब होगा, कब ठंडी आएगी, कितना प्रतिशत अभी टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें कौन तय करता है? मौसम विभाग। पूर्वानुमान लगाने के लिए चीज़ें तैयार की जाता है। भूकंप के लिए पूर्वानुमान लगाया जाता है कि भूकंप कब आएगा। इन सारी चीज़ें इस एजेंसी के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं लैंडस्लाइड, भूस्खलन क्या होता है, आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। भूस्खलन एक ऐसी गतिविधियाँ है जिसके कारण से मलबा ढह जाती है या गिर जाता है, जो मिट्टी के लिए आप इस पेज में देख सकते हैं। जैसे ये पहाड़ है, पर्वत है, ठीक है। इस पर्वत में क्या होता है, इस पर्वत में कि पर्वत या तो ज़्यादा बारिश होने से क्या होता है, ये यहाँ पे ढह जाती है, मतलब टूट जाता है। बड़ा जो पर्वत है, इस पर्वत से ये जो छोटा वाला पर्वत का भाग है, ये टूट जाता है। जब ये टूट जाता है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये नीचे की तरफ घिसक जाता है। जब ये नीचे की तरफ घिसकता है तो इससे क्या होती है, जान माल की हानि होती है। मान लीजिए ये पर्वत है, यहाँ से सड़क गई हुई है, ठीक है, ये घसक के यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से लोग आवाजाही कर रहे होंगे तो उस समय इनकी क्या हो गई, इसमें दब जाएंगे। तो ये बहुत सारे घटना हमें देखने के लिए मिलता है। ये किस टाइम में होता है भूस्खलन? ये ज़्यादातर आपको भूकंप के टाइम में हो सकता है। भूकंप के टाइम में क्या होता है, धरती जो है कंपन करती है। कंपन करने से जो यदि कमज़ोर पार्ट रहेगा जो पर्वत का, वो क्या होगा, टूट जाएगा। वहाँ से टूटने के बाद वो नीचे की तरफ घिसक जाएगा। बाढ़ के कारण होता है, ज्वालामुखी के कारण होता है, या फिर भारी बारिश के कारण भी ये हमें देखने के लिए मिलता है। इसमें आप भूस्खलन में देखते हैं कि व्यापक तरीके से नुकसान होता है। किस चीज़ों का नुकसान होता है? प्रकृति आपदा आने से क्या होता है, व्यापक नुकसान होता है। जीव का भी नुकसान होता है और संपत्ति का। मान लीजिए सड़क है, या फिर साइड में कोई पुल है, कोई डैम है, वो डैम टूट गया, या फिर पुल जो है, नहर जो बनाई गई है, ये टूट गया, सड़क टूट गई। यदि कोई यातायात जा रहा है, वाहन जा रहा है, वहाँ से जीवों का भी यहाँ से हो जाता है, दिक्कतें होती है, ठीक है। तो ये भारी नुकसान हमें लैंडस्लाइड से देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट है, इसका कारण क्या होता है, लैंडस्लाइड होता क्यों है? सबसे बड़ी क्वेश्चन आता है कि लैंडस्लाइड का कारण हो क्या रहा है। देखिए, ऐसे जो नीचे तौर पे यही चीज़ है कि ढलने के कारण नीचे आ जाता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसका 3 कारण बताया जाता है, भूविज्ञान, भू आकृति और मानव गतिविधियाँ। 3 कारण से होते हैं। पहला देखते हैं भूविज्ञान। भूविज्ञान क्या होता है? इसमें यह होता है कि पृथ्वी या चट्टान को कमज़ोर या खंडित हो जाते हैं। जो वो क्या होते हैं, खंडित हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे कि वो वहाँ से घसक के, कठोर जो होते हैं बल के कारण, वहाँ से घसक के परत टूट के नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट, प्रकृति वाला जो होता है, भूप्रकृति में क्या होता है, चट्टानें जो होती है वो नष्ट हो जाती है, या वनस्पति के कारण आग लग जाना, सूख जाना, उसके चपेट में आ जाती है। उसके कारण से जो वो है, वो अधिक संवेदनशील हो जाता है, ये कमज़ोर हो जाता है, जिससे कि वो हो जाता है। वहाँ पे पेड़ जो है, बांध जो है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। मान लीजिए पेड़ है, यहाँ पे पेड़ की बहुत ज़्यादा कटाई हो गई, ठीक है।
बहुत ज़्यादा पेड़ कट गया तो क्या होता है, पेड़ रहता है ना तो उनकी जो जड़ होती है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है। लेकिन जब ये यहाँ से पेड़ कट जाएगा तो ये तो पेड़ जड़ तो सूख जाएगा ना, तो ये जो पकड़ने की जो क्षमता है ये कमज़ोर हो जाएगा। तो आपने देखा होगा कि वन की कमज़ोर होने के कारण भी ये चीज़ें आती है, ठीक है। उसके बाद है मानव गतिविधियाँ। मानव गतिविधियाँ क्या होता है, एक तो होता है कृषि में, आप कृषि के लिए आप झूम खेती देखेंगे, झूम खेती किया जाता है, सीढ़ीदार खेती किया जाता है, या फिर खेतीनुमा ज़मीन बनाने के लिए पत्थरों को काटा दिया जाता है पहाड़ को, और वहाँ पे खेती बनाया जाता है। उसके बाद आप देख सकते हैं निर्माण कार्य। निर्माण कार्य में आप देख सकते हैं बांध बनाया जाता है, सड़क बनाया जाता है। आप देखेंगे कि सड़क पहाड़ों को काट के पहाड़ के बीच से सड़क बनाया जाता है, ठीक है। ये हम एक तरीके से तो विकास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये खतरों से भरा होता है ये सड़कें। तो ये सारी चीज़ें इनमें को निर्माण किया जाता है। भारत में संवेदनशील क्षेत्र कौन सा है जो भूस्खलन का सबसे ज़्यादा चपेट में आता है? देखिए, संपूर्ण जो हिमालय पथ है, हिमालय क्षेत्र है, उत्तर पूर्वी जो भारत है उसका, उप हिमालय क्षेत्र जो है पहाड़िया पर्वत, पश्चिमी घाट, तमिलनाडु के जो कंकड़ क्षेत्र है, नीलगिरी भूस्खलन है। तो इसके माध्यम से आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें हैं। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, जब आप कभी भी, एक तो भूस्खलन ना सीधा सीधा आपका मेंस का टॉपिक है। जब आप ज्योग्राफी का देखेंगे जीएस पेपर 1, उसमें सीधा सीधा भूस्खलन एक आपका टॉपिक हो जाता है जीएस 1 का। तो इसको कवर करने के बाद आप जीएस करंट के साथ लिंक करके भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए, भूस्खलन क्षेत्र, ये मैप जरूर आप बनाए, यदि आंसर राइटिंग कर रहे हैं, यदि भूस्खलन से क्वेश्चन आता है मैप बनाए, इसमें लोकेट कर दे कि कौन सा एरिया अति संवेदनशील है। ये हो गया हिमालय का, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया ये क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र हो गया, यहाँ पे ये क्षेत्र हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम वाला क्षेत्र हो गया, मणिपुर का ये क्षेत्र हो गया, इस पर आप लोकेट कर देंगे। उसके बाद फिर आप आ जाएंगे कि पश्चिमी घाट पे कौन सा है, ये दोनों क्षेत्र, नीलगिरी वाला क्षेत्र, यहाँ पे तमिलनाडु वाला क्षेत्र। तो ये सारी चीज़ें पश्चिमी जो घाटी है वो घाट हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये सारे हमें देखने के लिए मिलता है, तो इनको आप मैप पे लोकेट करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं इससे बचने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, ठीक है। निवारण के लिए, निवारण क्या हो सकता है? निवारण के लिए है कि सड़क का निर्माण और बांध का निर्माण जो बनाया जाता है उस पर थोड़ी सी रोक लगनी चाहिए, थोड़ी सी काम पे। ऐसा नहीं है कि हम विकास नहीं करेंगे, विकास कैसा करना चाहिए, सतत विकास की तरफ, ऐसा विकास कि जिससे कि उनको नुकसान ना हो और हम अपने विकास भी कर पा रहे हैं। तो इस पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है, सड़क और बांध के ऊपर। उसके बाद कृषि के लिए, कृषि नदी घाटी या मध्य के बीच जो ढलान होती है उन पे ज़्यादा से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है अति संवेदनशील जो क्षेत्र है उस क्षेत्रों में क्या होना चाहिए, बड़ी बड़ी बस्तियाँ का विकसित करने से रोक लगना चाहिए, उस पर प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि झूम खेती को रोकना चाहिए बृहद स्तर पे। वनीकरण को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहिए, वन लगाना चाहिए। मैंने बताया ना कि वन लगाने से क्या होता है कि पकड़ के रखते हैं ज़मीनों को, ठीक है। तो वनीकरण होना चाहिए, सीढ़ीनुमा जो कृषि होता है उस पर रोक लगना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप उसके निवारण में बता सकते हैं। उठाए गए कदम, सरकार के द्वारा क्या उठाया गया कदम है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, ठीक है, इसके द्वारा किया गया था कि संपूर्ण जो क्षेत्र है उसको एक राष्ट्रीयकृत किया गया है। एक मानचित्र के तहत बताया गया है कि कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के क्षेत्र में आता है, कौन सा नहीं आता है। एक जोन में डिवाइड किया गया। इन जोन के माध्यम से ये चीज़ें होगा कि किस तरह से ये काम करेंगे, और हम ये पहले ही अनुमान लग सकते हैं कि ये जो भूस्खलन वाला अति संवेदनशील क्षेत्र है तो यहाँ पे डैम नहीं बनाना चाहिए, यहाँ पे सड़क नहीं बनाया गया जाएगा, यहाँ पे बस्तियाँ नहीं बसाना चाहिए, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं बने, कोई कंपनी ना खुले। तो ये सारी चीज़ें आप पूर्वानुमान लगा के ये कदम उठा के यहाँ पे सरकार को देने की काम की गई है। चलिए, इसमें यही दिया गया है पूर्वानुमान के लिए इसमें सुधार की ज़रूरत है, सुधार की आवश्यकता को भी बताया गया है, यहाँ पे दर्शाया गया है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर आते हैं। ये आर्टिकल मैं दिखाता हूँ हिंदू के अंदर, ये आर्टिकल रहा। ये आर्टिकल ये है कि अभी ईस्टर्न जो सेक्टर है, पूर्वी जो सेक्टर है, उस क्षेत्र में इंडिया और चीन के बीच में कुछ गतिविधियाँ देखने के लिए मिला है। इनके सीमाओं पे, इन सीमाओं पे जब गतिविधियाँ देखने के लिए मिला है तो आर्मी के द्वारा ये चीज़ें किया गया है कि हेरन वन जो मानव रहित हवाई वाहन है उनको नियंत्रण करने के लिए इनको परमिशन मिल गया है कि आप इस वाहन को यूज़ कर सकते हैं। ये वाहन क्या है? मानव रहित हवाई वाहन है हेरन 1, ठीक है, इसके बारे में दिया हुआ है। ये अभी चीनों के बीच में जो हो रहा है मतभेद, थोड़ा सा टकराव, गतिविधियाँ देख रही है, एक्टिविटी देखी जा रही है, तो इनके माध्यम से हम यहाँ पे सुरक्षा ज़्यादा से ज़्यादा मौजूद करवा पाएंगे। तो ये आर्टिकल था, इसमें आपने देखा। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल जो है
भारत अमेरिका सेना के बीच में जो अलास्का में युद्ध अभ्यास चल रहा है उस युद्ध अभ्यास से संबंधित है। ये युद्ध अभ्यास 2021 के लिए चल रहा है। देखिए 17वां युद्ध अभ्यास है, इसका संस्करण 17वां है। ये अलास्का में हो रहा है, यूएसए के अंदर, अमेरिका में। ये अलास्का अमेरिका का एक क्षेत्र है, ठीक है। अब दिलचस्पी वाली बात ये होती है, हम सामने आते हैं, ये युद्ध अभ्यास होता क्यों है। सबसे पहले ये समझिए। देखिए किसी भी देश के बीच युद्ध अभ्यास जो होता है, इससे ये होती है कि उन दो देशों के बीच में, सेना के बीच में क्या हो, एक गठबंधन टाइप का हो, कोलिजन हो सके, ठीक है। इसके बीच क्या होगा, इनके स्किल का ट्रांसफ़र होगा। मान लीजिए कि इनके पास कुछ स्किल हो, लड़ाई किस तरह से की जाती है, युद्ध किस तरह के किस आती है, ये सेना सीख पाएगी भारत की सेना। अब भारत की सेना के पास कुछ स्किल रहे तो ये यूएसए की सेना सीख पाएगी। इनके पास कुछ टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को चलाना ये भी सीख सकते हैं, इनका टेक्नोलॉजी को चलाना ये भी सीख सकते हैं। तो ये सारे एक होता है कि आप आपस में क्या करें। यदि मान लीजिए कि आप मेरे रूम पार्टनर होते हैं, तो मैं क्या पढ़ाई करता हूँ आप हमसे सीखेंगे, आप कैसे पढ़ाई करते हैं तरीका हम आपसे सीखेंगे। तो ये दोनों आपस में क्या होगा, ये पढ़ाई करने के तरीका हम सीखेंगे। उसी तरह से युद्ध अभ्यास का भी मीनिंग यही होता है। देखिए युद्ध अभ्यास में मालवाड़ जो युद्ध अभ्यास होता था, ये मालवाड़ भारत का क्षेत्र है। इसमें पहले जो युद्ध अभ्यास 2009 सेना के बीच में होता है, तो ये भारत और यूएस के बीच में होता था, ठीक है। लेकिन बाद में इसको 2015 में विस्तार करके इसमें जापान भी ऐड हो गया। जापान के बाद 2020 में ऑस्ट्रेलिया भी ऐड हो गया। जब ऑस्ट्रेलिया ऐड हो गया तो ये एक क्वाड की भागीदारी, क्योंकि क्वाड इसी के ग्रुप में से आता है, ठीक है। तो इसी के हम देख सकते हैं, क्योंकि क्वाड में कौन कौन सा देश है, भारत है, यूएसए है, जापान है और आप देख सकते ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो इन तीनों के बीच में आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो इनके बीच में हम देख सकते हैं। उसके बाद 2018 के बीच में हम आ सकते हैं। युद्ध अभ्यास के उद्देश्य क्या है, हम समझने की कोशिश यही करते हैं कि युद्ध अभ्यास को किस तरह से समझाया जाए, सहयोग, अंत, अतिक्रमणीयता किस तरह से बढ़ाना चाहिए। तो देखिए अलास्का क्षेत्र है, वहाँ पे ठंडी मौसम है, मतलब ठंडी जलवायु में, ठंडी परिवर्तन में किस तरह से आप काम कर सकते हैं, ये हमें किसी की सीखने के लिए मिलेगा, भारतीय सेना को सीखने के लिए मिली है, यही सारी चीज़ें। उसके बाद एक बात की जाती है कोप का, ठीक है। कोप इंडिया क्या था, कोप इंडिया एक युद्ध अभ्यास है, मालवाड़ी युद्ध अभ्यास के साथ साथ ही जिसको जोड़ा गया था 2018। अब हम चीज़ें देखते हैं कि भारत और यूएसए के बीच में कौन कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, संयुक्त युद्ध अभ्यास कौन कौन सा कराया जाता है। एक है बर्ज प्रहार, ये थलसेना के द्वारा किया जाता है। युद्ध अभ्यास जो थल सेना के बीच में कराया जाता है। कोप इंडिया वायुसेना के बीच में कराया जाता है। रेड फ्लैग्स यूएसए के बीच में, वायुसेना के बीच में कराया जाता है। मालवाड़ अभ्यास मैंने क्या बताया, मालवाड़ अभ्यास पहले 3 स्तरीय होता था, अब इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो अब ये चौथा हो गया है, क्वाड की तरह इसको माना जाता है, राइट। तो ये आर्टिकल था जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरह से युद्ध अभ्यास होता है, भारत और यूएसए के बीच में क्या युद्ध अभ्यास है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है कोविड को लेके, कि कोविड संक्रमण के बारे में एक छोटी सी जानकारी यहाँ पे दी गई है। यहाँ पे हम देख सकते हैं पेज नंबर 8 के पास होगा, 1 मिनट। पेज नंबर 8 के बाद ये अलास्का वाला है, हमने देखा। पेज नंबर 10 पे चलते हैं। ये रही कोविड को लेके पॉजिटिव जो चीज़ें दिया गया है, इनके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा ये कहना है कि देखिए टीकाकरण लगाइए, टीका करिए, लेकिन जो 100% चीज़ें हैं वो तो नहीं है, सुरक्षा प्रदान करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक तरह से आपको तो इन चीज़ें किया जा सकता है। तो इसमें यही चीज़ है, लेकिन एक चीज़ आप सोच के रखें, एक तो जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप थोड़ा सा रीड कर लें इसको, उसके बाद इसमें कोई इंपॉर्टेंट उतना पॉइंट निकल के नहीं आता है जो हम डिस्कस करें। फिर भी यदि आपको अभी तक कोविड का वैक्सीन आपने नहीं लगाया है तो प्लीज़ आप कोविड का वैक्सीन लगाएं। जैसे ही आपको मिलता है, बुकिंग हो पाती है, तो आप कोविड का वैक्सीनेट ज़रूर हो जाए, क्योंकि इससे कुछ ना कुछ हमें फ़ायदा ही होता है, तो हमें इसको लगाना ज़रूरी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल ये है कुपोषण से संबंधित। केवल 3.9% बच्चे के अंदर ही कुपोषित देखा गया है, लेकिन ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 ये देश में क्या किया गया, प्रस्तावित किया गया है, इसको रिलीज़ किया गया है, इस इंडेक्स के बारे में हम देखते हैं। इस इंडेक्स के बारे में नोट्स में देखते हैं क्या चीज़ें हैं। वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2021 चर्चा में क्यों है, क्योंकि वैश्विक जो भूखमरी सूचकांक है इसको जारी किया गया है। इसमें भारत की जो रैंक है 116 देशों में 101 स्थान पे है। ये स्थिति आप देख सकते हैं भारत का, जो 2020 में 94 पे हम थे, उससे घिसक के हम चले गए हैं 7 स्थान घिसक के हम चले गए हैं 101 पे,
101 ये होता है ना कि एक अच्छा नंबर माना जाता है, लेकिन यहाँ के लिए अच्छा नंबर नहीं है, ठीक है, शुभ माना जाता है, लेकिन ये शुभ नहीं है क्योंकि बहुत ही स्थिति खराब है हमारा। 116 देशों में हम 101 नंबर पे है, तो नीचे से हम टॉप कर रहे हैं। ऐसा चीज़ें हमें नहीं करना है, हमें इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमारी स्थिति 2021-20 से भी नीचे चली गई, क्योंकि हम इम्प्रूव के लिए करते हैं कि इम्प्रूव होना चाहिए, हर साल हम इम्प्रूव की ज़रूरत होती है। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं। ये भुखमरी सूचकांक रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको 2016 में पहली बार रिलीज़ किया गया था अक्टूबर में, ठीक है। इसके संस्करण को, ये 16वां संस्करण है जो 2021 में किया गया है। इसका उद्देश्य ये है कि वैश्विक, क्षेत्रीय और देश के स्तर पे जो भूख का जो व्यापक रूप है उसको मानक किया जाना चाहिए और उसको ट्रैक करना चाहिए, जिससे कि सामने ट्रैक होकर आ सके कि किस तरह से आपको इससे मिलने के लिए देखा जाए। ये जो रिलीज़ किया जाता है कर्सन वर्ल्ड वाइज के द्वारा और वेलुसगढ़ हिल्स के द्वारा, ठीक है। वेलुसगढ़ हिल्स दोनों मिलके ये रिलीज़ करते हैं इस रिपोर्ट को। इसका उद्देश्य यही है कि भुखमरी को हम ट्रैक कर सकें क्षेत्रीय लेवल पे, वैश्विक लेवल पे और देश के लेवल पे, ठीक है। इनकी गणना के लिए 4 जो आयाम संकेत को माना जाता है, 4 संकेत कौन कौन सा है? अल्प पोषण, चाइल्ड के लिए जो चाइल्ड की वेटिंग, मतलब कि बच्चे का जो वेट है उसको देखा जाता है कि 5 साल की उम्र के हिसाब से उनका वेट कितना है और हाइट कितना है। ये चीज़ें ऐसे माना जाता है कि मान लीजिए कोई बच्चे को उम्र के हिसाब से वेट ज़्यादा हो जाता है, किसी का वेट कम रहता है, तो ये भी एक कुपोषण का लक्षण रहता है। ऐसा नहीं माने कि वेट कम होने से ही कुपोषित होता है, बच्चे वेट ज़्यादा होने से भी कुपोषित का शिकार देखने के लिए हमें मिलता है, ठीक है। उसके बाद चाइल्ड का ट्रैकिंग करना, बाल मृत्यु दर को देखना, ठीक है, टेस्टिंग करना, जिससे कि कम उम्र में बच्चे का जो हिस्सेदारी है, जिसके वजन के उम्र के हिसाब से कम हो जाता है, किसी का वजन उम्र के हिसाब से ज़्यादा हो जाता है, ऊंच हाइट हो जाती है, ये सब कुपोषण को दर्शाता है। इनको किया जाता है, इसको स्केलिंग किया जाता है 100 की रेटिंग में किया जाता है। जो सबसे ख़राब जो होता है 100 रखा जाता है, ऐसे करके करा जाता है। जो जितना कम आएगा उतना बेनिफिट है, जितना आप ज़्यादा जाते हैं ऐसा स्केल की तरफ उतना ये ज़्यादा होता है, ठीक है। यह प्रत्येक जो स्केल होता है ये गतिविधियाँ जारी की जाती है। अब सवाल उठती है कि भारत के द्वारा इसको रोकने के लिए क्या क्या चीज़ें किया गया है, ठीक है। भारत एक तो स्थिति खराब है, आप देख सकते हैं कि 116 देशों में हम 101 पे हैं, फिर भी हम देखते हैं कि भारत के द्वारा क्या क्या चीज़ें किया गया है। तो भारत के द्वारा जो पहल है, पहला है ईट राइट इंडिया मूवमेंट, दूसरा है पोषण अभियान, तीसरा है प्रधानमंत्री मृत वंदना योजना, ठीक है। उसके बाद है फूड में जो पोषण है ना, पोषित करके दिया जाना, ये चीज़ें है, उसमें ऐड करना। उसके बाद है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, मिशन इंद्रधनुष, एकीकृत बल विकास सेवा, ये जो योजना है, इसकी योजना के तहत और ये जो स्कीम चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के तहत, जिससे कि इनका पर्पज़ है कि हम जो ये जो भुखमरी वाला रिपोर्ट है इसको इम्प्रूव किया जा सके, बच्चों में पोषण आ सके, ये इन सारी चीज़ों को किया जाने की ज़रूरत है। ऐसे हम एडिटोरियल डिस्कशन करेंगे, एडिटोरियल डिस्कशन भी स्टार्ट होने वाला है, तो उसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको इतना ही कवर करने की जरूरत है, इसमें थोड़ा सा आप डीप में देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। असंगठित क्षेत्रों के लिए कामगार के लिए ई पोर्टल का शुरुआत किया गया था, ठीक है। जब ये ई पोर्टल का शुरुआत किया गया था, इसका फीडबैक अभी बहुत अच्छा देखने के लिए मिला है, ठीक है। इनको जो कृषि, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय मंत्री है भूपेंद्र यादव, इन्होंने बताया कि इस पोर्टल पे अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक देखता है, क्यों मिलता है ट्रैफिक, मतलब बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे विजिट कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं अपने आप को रजिस्टर करने के लिए। ये रजिस्टरकरण के बारे में हम देखते हैं। ये ई पोर्टल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है इसको। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या है कि देश भर में जितने भी असंगठित लोग हैं उन लोगों को क्या करना चाहिए, निर्माण वाले मजदूर, प्रवासी कार्य काम करने वाले, रेहड़ी पटरी पर जो रहते हैं उनके लिए, घरेलू काम करने वाले, इनको रजिस्टर किया रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अभी जी संख्या ऐसा है जो अनरजिस्टर्ड है। जब वो अनरजिस्टर्ड होंगे तो सरकार का कोई भी योजना का लाभ उन तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने एक अपनी फैसला सुनाया था। उस फैसला में बताया था कि सरकार जल्द से जल्द असंगठित क्षेत्रों को भी रजिस्टर करने के लिए योजना और कल्याणकारी जो सुविधा है उसके लिए लाभ उठाए। तो लाभ उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इनके लिए ये रजिस्टर की कार्यक्रम अभी चल पा रहा है, ठीक है। भारत में असंगठित क्षेत्रों को बहुत ज़्यादा है। देखिए, पेशा और व्यवसाय के लिए है, जो छोटे व्यवसाय करने वाले हैं, रोजगार की प्रकृति के लिए है, उसके बाद विशेष रूप से व्यवस्थित है, सेवा श्रेणी है, जिसमें आप देख सकते हैं घरेलू काम करने वाले, मछुआरे, महिलाएं,
नई नई सब्जियाँ, ये सब जो विक्रेता है, फल विक्रेता, इन सारे चीज़ सबको ऐड किया गया है। अब सवाल उठती है कि ये जो रोजगार है इसको रजिस्टर करने के बाद सरकार के द्वारा कोई पहल चलाया जाता है कि नहीं चलाया जाता है? तो जी हाँ, सरकार के द्वारा पहल चलाई जाती है। ये पहल कौन कौन सा हो सकता है? प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना, ठीक है, मानधन, श्रम सुधार, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ठीक है, आत्मनिर्भर भारत के तहत बहुत सारे स्कीम को लेकर आया गया है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, जो शहरी और ग्रामीण स्तरों पे होती है, ये शहरी आजीविका के लिए चलाई जाती है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो ये लॉकडाउन के टाइम में आया था, इस योजना को चालू किया गया था। वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड मतलब देश में किसी भी क्षेत्र में एक राशन कार्ड से आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप बिहार में रहते हैं, तो आप यदि यूपी में या फिर दिल्ली में आप काम करते हैं, प्रवासी मजदूर यहाँ पे गए हुए हैं, तो अपने ये जो बिहार का कार्ड है इसी के माध्यम से यहाँ पे वो अनाज पा सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री विकास समनिधि योजना, और लास्ट जो है कि एक अनौपचारिक वर्गों के लिए जो वैश्विक विश्व बैंक के द्वारा जो सहायता होता है, उन सहायता के लिए ये चीज़ें किया गया है। तो इस आर्टिकल में हमने देखा, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल था हमने डिटेल में डिस्कस किया। इस सेशन को आप कंटिन्यू रखें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ज़रूर से ज़रूर, क्योंकि उनको भी अपने लाइफ में लाभ हो सके इस सेशन के माध्यम से। देखिए, करंट अफेयर अभी भी इम्पोर्टेंट है और आज आने वाले टाइम में भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे आपने भूस्खलन है, तो आपने क्या किया, हमने अभी क्या किया कि भूस्खलन जो था उसको हमने लिंक कर दिया स्टैटिक्स पोर्शन से, तो ये हमारा एक इनपुट आ जाता है, एक अच्छा फीडबैक हमें देखने के लिए मिलता है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। उससे पहले क्या हमारे बड़े बोधा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।